हेलो एवरीवन। हम लोगों ने आज क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया उस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मैंने बस क्वेश्चन में ऐसा दिया था। द क्वेश्चन वाज लाइक प्रूफ दैट, क्वेश्चन को मुझे एक बार लिखना पड़ेगा। प्रूफ दैट डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स और एंटी नोड्स, दो नोड के बीच में या फिर दो एंटी नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ। हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ऐसे टाइप का क्वेश्चन का सलूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मैंने लिखा था कि ये नोड और एंटी नोड सिर्फ और सिर्फ हमें स्टैंडिंग वेव्स में ही मिलता है। तो अगर हम किसी स्टैंडिंग वेव की बात करें तो स्टैंडिंग वेव का जनरल इक्वेशन हम लोग के पास जो है, हम लोग उसको यूज करेंगे। हम लोग रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टैंडिंग वेव, इसका एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टैंडिंग वेव, इसका एक जनरल इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि y इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी। मैंने कहा था कि r एक कांस्टेंट है, बट इस डेरिवेशन में हमें r की जरूरत है। r का वैल्यू कितना है ना, 2a cos के x साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हमें ये वैल्यू चाहिए। जहां पे नोड होगा वहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जहां एंटी नोड होगा वहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। ठीक है। नाउ, तो नोड पे क्या हो सकता है? तो एट नोड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। दैट मीन्स y का वैल्यू जीरो आ जाएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर y का वैल्यू जीरो है तो 2a cos के x, इसका वैल्यू भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है कि cos के x का वैल्यू भी जीरो आएगा। अगर cos के x का वैल्यू जीरो आएगा तो हम लोग जानते हैं कि cos 2n plus 1 इंटू ऑफ पाई बाई टू, इसका वैल्यू भी जीरो आना चाहिए ना। अब क्वेश्चन में आता है कि 2n+1 इंटू पाई बाई टू मैं कैसे लिखा, कहाँ से लिखा, ये कहाँ से आया? उसके लिए मुझे थोड़ा सा रफ करना है। एक्चुअली कॉस का दो टाइप का एक्सप्रेशन आ सकता है जो हम लोग के फिजिक्स में काम का है। जैसे कि अगर हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारा इस केस में जीरो है, मतलब कॉस का कोई ऐसा वैल्यू चाहिए जिसका आंसर हमें जीरो आ सके। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस ऑफ पाई बाई टू कॉस 90, इसका वैल्यू जीरो होता है। कॉस ऑफ 3 पाई बाई टू ये भी जीरो होता है। कॉस ऑफ 5 पाई बाई टू इसका वैल्यू जीरो होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते रहें तो हमें ऐसे ऐसे वैल्यूज, फॉर एग्जांपल 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, इन सब के लिए इसका वैल्यू जीरो मिलेगा। इन सब का एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा जाता है कि आप ऐसा कोई जनरल एक्सप्रेशन लिखो जहां पे हम लोग n का वैल्यू 0 1 2 3 करके डालेंगे और हमें आंसर उसका जीरो ही मिलेगा। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि cos ऑफ 2n+1 इंटू पाई बाई टू, ठीक है, इसका वैल्यू भी जीरो होता है क्योंकि n के जगह पे तुम कुछ भी डाल लो। n के जगह पे जीरो डालो तो ये cos पाई बाई टू का वैल्यू देगा। n के जगह पे 1 डालो तो cos 3 पाई बाई टू का वैल्यू देगा। n के जगह पे 2 डालो तो cos 5 पाई बाई टू का वैल्यू देगा। इस तरीके से ये एक जनरल फॉर्म है और कुछ नहीं। ये तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ऑलरेडी सीख चुका है। अब इसके बाद क्या होता है कि कॉस दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाता है, जहां पे के एक्स का वैल्यू इससे इक्वल हो जाता है। इसका मतलब है कि के एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 2n+1 इंटू पाई बाई टू होगा। मैं अगले पेज में चलता हूँ, इस पेज में और
जबरदस्ती नहीं लिखेंगे, हमें एक्चुअली एक्स का वैल्यू चाहिए, मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, इसके अगले वाले स्लाइड में मैं चलता हूँ। तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू क्या आएगा ना, 2n+1 इंटू पाई बाई 2k। अब एक बात समझो, अगर मैं दो फिक्स्ड एंड ले लेता हूं, यहां से एक वेव जनरेट हुआ जो इस तरीके से जा रहा है, अगर वो वेव इस तरीके से जाएगा तो हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पे नोड्स और एंटी नोड्स बन रहे हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नोड बन रहा है, यहाँ पे एक नोड बन रहा है, इस जगह पे एक नोड आ रहा है, इस जगह पे एक नोड आ रहा है। अगर हम किसी एक एंटी नोड की बात करें तो यहाँ पे एक एंटी नोड मिलेगा, यहाँ पे एंटी नोड मिल सकता है, यहाँ पे एंटी नोड मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं किसी भी दो नोड के लिए। ठीक है, तुम लोग एक चीज नोटिस करो, नोड पाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 चाहिए होता है। इसका मतलब कॉस का एक ऐसा वैल्यू जो हमें 0 दे सके, क्योंकि 0 के जगह पे मैंने कॉस 2n+1 इंटू पाई बाई 2 लिखा है। ये कॉस का एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पे n के जगह पे तुम कुछ भी डालेगा तो तुम्हें आंसर 0 ही मिलेगा। अब थोड़ा अगले वाले स्लाइड पे देखो कि cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होने के बाद ये 3 पाई बाई 2 का वैल्यू में 0 दे रहा है, फिर 5 पाई बाई 2 में 0 दे रहा है, 7 पाई बाई 2 में 0 दे रहा है। अगर मैं 5 के बाद 6 पाई बाई 2 करूं तो उसके लिए cos का वैल्यू 0 नहीं होता है। तुम खुद ट्राई करके देखो कि पाई बाई 2 के बाद अगर हम लोग 2 पाई बाई 2, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें लग रहा होगा कि सर आप कॉस 2 पाई बाई 2 लेके देखो, बट नहीं, उसमें आंसर 0 नहीं आएगा। कॉस 4 पाई बाई 2 लेके देखो, उसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अगर यहां से यहां तक का, फॉर एग्जाम्पल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर तुम्हें मिला है कि 2n+1 इंटू ऑफ पाई बाई 2k, तो अगले वाले नोड का डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द अप टू द नेक्स्ट नोड। इसको थोड़ा अलग इंक से लिखते हैं, तो यहां से ये वाला नोड का डिस्टेंस कितना होगा, तो अगला वाला नोड का डिस्टेंस दैट शुड बी 2n+3। मैंने जस्ट 2 एक्स्ट्रा ऐड किया है। अगर हम नहीं करेंगे 2 एक्स्ट्रा ऐड तो हम लोग अगले नोड तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये चीज दिमाग में ध्यान से डालो कि अगर आप एक नोड तक का डिस्टेंस लेते हो 2n+1 इंटू पाई बाई 2k, तो उसके अगले वाले नोड के लिए 2n+3 इंटू पाई बाई 2k, उसके अगले वाले नोड के लिए 2n+5 इंटू पाई बाई 2k। ठीक है, मैं किसी भी दो पर्टिकुलर नोड का डिस्टेंस निकालने वाला हूं, तो ये ऐसे निकलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, हम लोग को क्या मिलना चाहिए ना, 2n+3 इंटू पाई बाई 2k। यहां से तुम माइनस करेगा 2n+1 इंटू पाई बाई 2k, राइट। तो यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, पाई बाई 2 के कॉमन जा रहा है। सो हम लोग लिख सकते हैं 2n+3 माइनस ऑफ 2n+1। ये सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे 2n+3 माइनस ऑफ 2n माइनस ऑफ 1 आएगा। 2n कैंसिल आउट हो जाने के बाद ये पाई बाई 2k इंटू 2 बच रहा है, 2 तो कट जाएगा। इसका मतलब है पाई बाय के है, व्हाट इज के, के का मतलब वेव नंबर है, या फिर आप प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कह सकते हो। प्रोपगेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड लेके लेके चलता है। ठीक है, तो एक्चुअली उसका जो वेवलेंथ है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन इट्स टाइम पीरियड, अदरवाइज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टाउ, ये कांस्टेंट होता है। दैट्स व्हाई इट इज द प्रोपागेशन कांस्टेंट। ओके, प्रोपागेट करने के टाइम पे जो चीज कांस्टेंट रहे वही प्रोपागेशन कांस्टेंट है।
डिस्टेंस ट्रैवल अगर कोई वेव कर रहा है मतलब उसका वेवलेंथ या फिर दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्राउ के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। इसीलिए इसको हम लोग प्रोपागेशन कांस्टेंट या वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है ना, 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ से पाई कट जाएगा और लैम्डा ऊपर जाने के बाद ये लैम्डा/2 आ गया। बस डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स हमें प्रूव हो गया लैम्डा/2। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एट एंटी नोड्स क्या होगा, व्हाट शुड हैपन एट एंटी नोड्स। अगर हम यहाँ पे एंटी नोड्स की बात करें, देखो यहाँ पे एंटी नोड्स की अगर हम बात करें तो ये इसका मीन पोजीशन होता है। ये इसका मीन पोजीशन होता है, ऊपर तक जहां तक वो जाता है दैट इज ऑफ 2a। नीचे मतलब अगर हम लोग ऐसे बात करें, नीचे वो जहां तक जाएगा दैट शुड बी ऑफ माइनस ऑफ 2a। तो मैक्सिमम मतलब लिमिट्स दो है, आइदर +2a हो सकता है, नहीं तो -2a हो सकता है एंटी नोड्स के टाइम पे। तो एट एंटी नोड्स द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, हम लोग लिख सकते हैं क्या, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो 2r, सॉरी सॉरी 2r मैं गलती से लिख दिया, इट्स नॉट 2r, ये 2a होगा। 2a cos ऑफ kx, इसका वैल्यू ±2a आना चाहिए, राइट। अगर दोनों तरफ से 2a को कैंसिल आउट करें तो cos kx का वैल्यू ±1 आएगा। एक चीज ध्यान में रखना कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos पाई का वैल्यू -1, cos ऑफ 2 पाई का वैल्यू +1, cos ऑफ 3 पाई का वैल्यू -1। देख रहे हो पैटर्न बन रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। इस तरीके से अगर होता रहेगा तो हमें जनरल फॉर्मूला क्या मिलना चाहिए इन सब के लिए। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, हमें बस कोई एक जनरल फॉर्मूला चाहिए जो इन सब के लिए वैलिड होगा। ओ माय गॉड, आई थिंक फिर से ओन आना ठीक हो गया। थोड़ा बहुत लैग खा जाता है, इसी वजह से हमें भी डर लगता है कि बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, फिर से हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। cos kx का वैल्यू तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं इट इज cos n पाई। इनका जनरल फॉर्म क्या होता है, cos n पाई। यहाँ पे n के जगह पे तुम 0 डालो तो cos 0 का वैल्यू, सॉरी, n के जगह पे 0 डालो तो cos 0 का वैल्यू 1 मिलेगा। n के जगह पे 1 डालो तो cos पाई का वैल्यू -1 मिलेगा। n के जगह पे 2 डालो तो cos 2 पाई का वैल्यू +1 मिलेगा। n के जगह पे 3 डालो तो cos 3 पाई का वैल्यू -1 आएगा। ऐसे +1 -1 +1 -1 चलता रहेगा। दैट मीन्स हम लोग cos को हटाने के बाद kx का वैल्यू बता सकते हैं n पाई, जहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा n पाई बाई k। इसका मतलब ऐसा है कि अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाएं तो हम लोग बता सकते हैं कि मान लो एक पर्टिकुलर एंटीनोड, ठीक है, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर एंटीनोड तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मान लो n पाई बाई k है, तो इससे पहले वाले का डिस्टेंस कितना होगा, इट शुड बी n-1 इंटू पाई बाई k, राइट। एक तो माइनस कर सकते हैं हम लोग। अब तुमको लगेगा सर आपने एक क्यों माइनस किया, तो थोड़ा यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे पाई के बाद 2 पाई फिर 3 पाई, मैं चाहूँ तो और ले सकता हूँ, cos 4 पाई +1, cos 5 पाई शुड बी ऑफ -1। तो इसमें एक्चुअली इनके बीच का डिफरेंस एक एक करके ही हो रहा है। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि जब तुम दो एंटीनोड्स के बीच का डिस्टेंस निकालो तो एक तुम n पाई बाई k तो दूसरा n-1 इंटू पाई बाई k ले सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स क्या हो सकता है? डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स दैट इज ऑफ n पाई बाय k के साथ n माइनस वन। हो, सॉरी, आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है ये कनेक्शन में। ओहो सॉरी, n माइनस वन इंटू पाई बाय के ले सकते हैं। तो यहाँ पे पाई बाय के अगर कॉमन चला जाएगा तो n माइनस ऑफ n माइनस वन आएगा। तो इसका मतलब है पाई बाय के बाहर रहने के बाद n माइनस n प्लस वन आएगा। n कैंसल आउट होने के बाद इट इज बिकमिंग ऑफ ओनली पाई बाय के। k का मतलब तुम्हें पता है कि यह वेव नंबर या फिर प्रोपागेशन कांस्टेंट होता है। अगर हम लोग k को लिखें 2 पाई बाय लैम्डा तो पाई कट जाएगा एंड विल गेट एज लैम्डा बाय 2। बस हो गया प्रूफ। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स इज ऑलवेज हाफ ऑफ द वेवलेंथ। इतना ही करना होगा, ठीक है। मैंने बीच में एक एक्स्ट्रा करवाया था कि डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड एंटी नोड, उसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें लैम्डा बाय 4 आया। मैं वो एक्स्ट्रा से करा के रखा था ताकि अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग कर पाएगा। बट तुम लोग के चेहरे देख के लगे कि तुम लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है और शायद इसी वजह से समझ में नहीं आया होगा। तो दोबारा से हम लोगों ने क्लैरिफाई कर दिया है। अच्छा, एक और बात जो ओहो सॉरी, स्लाइड खत्म हो गया मेरे पास। थोड़ा पहले से हम ये वाला स्लाइड को तो इरेज कर सकते हैं, इसमें उतना कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, एक और बात, जैसे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो एक्चुअली सेक्शन बी में हमने करवाया है, उसमें एक्चुअली यही लास्ट टॉपिक है, यहीं तक सिलेबस है। मैंने एक्चुअली कहा कि अगर किसी एक स्ट्रिंग को मैं बीच से प्लग करूंगा तो इस केस में एक्चुअली इस तरीके का वेव मिलेगा। इसमें दो नोड होता है और एक ऐसे एंटी नोड हमें मिलता है। किसी एक टाइम पे एक ही एंटी नोड हमें मिलेगा। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 1/2L√T/μ। इसका ये मतलब एक्चुअली फर्स्ट हार्मोनिक होता है। दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक, इसका क्या फॉर्मूला होगा? 2/2L√T/μ। उसके बाद थर्ड हार्मोनिक के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? ना 3/2L√T/μ, राइट। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक। अगर तुम्हें कहें कि डिस्टेंस लाइक द डिफरेंस बिटवीन the difference between seventh harmonic and ninth harmonic. For example, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। The distance between seventh and ninth harmonic, seventh and ninth harmonic तुम्हें दे दिया फॉर एग्जांपल कितना ही देगा? That is of like suppose 10 hertz. It's not actually distance between, distance नहीं, सॉरी, मेरा क्वेश्चन फ्रेमिंग ही गलत हो गया। इट शुड बी लाइक, अच्छा अगर तुम्हें क्वेश्चन देगा कि मान लो द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इन फिफ्थ एंड थर्ड हार्मोनिक, fifth and third harmonic is 20 hertz. Find the frequency of first harmonic. Find the
फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। तो कैसे निकालोगी? लाइक सपोज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं ना। डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इन फिफ्थ एंड थर्ड हार्मोनिक इज 20 हर्ट्ज। फिफ्थ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए ना, 5/12 रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू। और थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए ना, 3/12 रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू। इन दोनों का डिफरेंस हमें दे दिया है 20 हर्ट्ज। तो बेटर है कि यहाँ से 1/12 रूट ओवर टी बाई म्यू को कॉमन ले लो, तो ये 5 - 3 जैसा दिखेगा, दैट इज ऑफ 20। तो यहाँ से 1/12 रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू, 5 - 3 is 2, that is equals to 20। 2 से अगर काटा तो 10, that means 10 हर्ज आएगा। 1/12 रूट ओवर टी बाई म्यू, यही तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके के सवाल भी इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरा, तुम्हें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ये कम से कम समझने और मतलब समझाना आना चाहिए। अगर कोई एक वेव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग दो तरीके का वेव सीखा था। ऐसा एक वेव अगर फ्री एंड में जाएगा, तो फ्री एंड में जाने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सिंपल इस तरीके से आएगा। ये इंसिडेंट वेव और ये होता है रिफ्लेक्टेड वेव। इन सारी चीजों को थोड़ा अच्छे से रिवाइज करते हुए जाना है। जितना हम लोगों ने क्लास नोट्स में किया है वो सारा कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग वेव एंड क्या बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव। पहला डिफरेंस ये आता है कि स्टैंडिंग वेव के केस में, ओह सॉरी सॉरी, मेरा बैटरी भी कम है। स्टैंडिंग वेव मतलब दिस टाइप ऑफ वेव remains confined in the position of in the रीजन ऑफ सुपरपोजिशन। क्योंकि स्टैंडिंग वेव चल नहीं सकता, वो उसी रीजन में रहता है। ट्रैवलिंग वेव इट प्रोपागेट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन with a certain time period, frequency and velocity। सेकेंड पॉइंट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जब स्टैंडिंग वेव एक्चुअली बनता है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ a standing wave, they travels twice through the equilibrium position। दो बार क्रॉस करता है अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन। बट इन द केस ऑफ traveling wave, all the particles does not remain in the equilibrium position at the same time। ये दो बड़ा डिफरेंस है स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव के बीच में। ठीक है। इसमें और एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी एक पर्टिकुलर जगह से दूसरे पर्टिकुलर जगह में ट्रांसफर होता है। एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों साथ में ट्रांसफर हो सकता है, बट इन द केस ऑफ स्टैंडिंग वेव ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे छोटी मोटी बातें हैं जो तुम्हें एक्चुअली ध्यान में रखना है। और कल एक्चुअली एग्जाम बहुत अच्छे से देने हैं। जितना क्लास नोट्स है उतना काफी है, उससे ज्यादा कुछ और नहीं पढ़ना है। बाकी आई थिंक एग्जाम अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।